आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए जिन जिन दार्शनिकों ने अलग अलग समय पर अपना दार्शनिक चिंतन के द्वारा योगदान दिया है, उन्हीं दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में इस समय हमारे पास जो दार्शनिक हैं वे हैं आचार्य चंद्रकीर्ति। आचार्य चंद्रकीर्ति की ये जो जानकारी है, उनका ये जो परिचय है, ये आपके पास पहुंचा रहे हैं। उस शोध का, उस अध्ययन का आधार जो है वो है प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य, इनका शोध अध्ययन जो उन्होंने विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक इस नाम से प्रकाशित किया है, और बस उसी पुस्तक का आधार बनाकर आपके पास ये आचार्य चंद्रकीर्ति का परिचय पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य, इनके लिए, उनके इस अनमोल कार्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चंद्रकीर्ति का नाम दर्शन के क्षेत्र में अपरिचित नाम नहीं है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध और परिचित नाम है। नालंदा विश्वविद्यालय के वे एक विश्वविख्यात आचार्य भी रहे हैं और प्रासंगिक मत के एक प्रसिद्ध आचार्य के रूप में आचार्य चंद्रकीर्ति का नाम हम सबके सामने आता है। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं कि शून्यवाद के महान आचार्य चंद्रकीर्ति ये प्रासंगिक संप्रदाय के अनुयायी थे। और फिर वे आगे लिखते हैं कि उन्होंने भाव विवेक आचार्य का जो स्वातंत्रिक मत है उसका इन्होंने खंडन किया, और बुद्ध पालित ये जो दूसरे आचार्य जिन्होंने अपने प्रासंगिक मत को रखा था उसका उन्होंने प्रबल समर्थन किया, उसका अनुसरण किया, और इस कारण से प्रासंगिक मत के उद्धार का श्रेय अगर किसी को देना चाहिए तो वो आचार्य चंद्रकीर्ति को देना होगा। अब देखिएगा, बचपन से अगर हम आचार्य चंद्रकीर्ति की बात को समझे, उनकी जीवनी को समझे, तो बाल्यकाल से ही वे बड़ी मजबूत प्रतिभा के धनी रहे। दूसरी बात, बड़े विद्वान बालक के रूप में भी उनका परिचय आता है। 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के समंत नाम के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, और आचार्य चंद्रकीर्ति माध्यमिक संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान थे। यह कहा जाता है कि आचार्य चंद्रकीर्ति ये दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, और स्थविर बुद्धपालित के शिष्य कमलशील से उन्होंने शून्यवाद की शिक्षा जो है वो ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के वे विख्यात आचार्य तो थे ही, ये सबको पता है, लेकिन इसके साथ वे बौद्ध दर्शन के ऐसे प्रकांड पंडित थे कि जिन्होंने अपने मत को भी प्रदर्शित किया, पिछले मत जो उस वक्त स्थापित थे उनका कुछ कुछ जगह खंडन किया, और नए सिरे से अपनी बात को लोगों के सामने रखा। यदि उनके ग्रंथों के विषय में देखा जाए तो माध्यमिकावतार ये उनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक और ग्रंथ है प्रसन्नपदा, और एक है चतुःशतक। माध्यमिकावतार एक मौलिक ग्रंथ है, इसमें शून्यवाद की विशद व्याख्या की गई है तथा इसका तिब्बती अनुवाद भी मिलता है। लेकिन नालंदा में रहते हुए आचार्य चंद्रकीर्ति ने कई ग्रंथों की रचना की है। प्रसन्नपदा में चंद्रकीर्ति ने माध्यमिक कारिका पर टीका की है। माध्यमिक कारिका जो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शून्यवाद का, उस पर उन्होंने टीका की है, और यह टीका उनकी संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुई है। यह टीका भी एक प्रामाणिक ग्रंथ है। यह नागार्जुन के दर्शन को समझने के लिए बड़ा उपयोगी ग्रंथ है, ऐसा दर्शन शास्त्र के सारे विद्वान मानते हैं, और इसके अध्ययन के बिना नागार्जुन के दर्शन को नहीं समझा जा सकता। बड़ा मुश्किल हो जाएगा नागार्जुन के दर्शन को समझना यदि चंद्रकीर्ति जी की टीका को न पढ़ा जाए।
माध्यमिक सिद्धांतों को स्पष्टीकरण करने की दृष्टि से चतुशतक नामक एक टीका है, और इस ग्रंथ में उदाहरण प्रस्तुत कर बड़ा सुंदर व्याख्यान किया गया है, जो मूलतः आर्यदेव के चतुशतक पर टीका है। इसमें चतुशतक ग्रंथ की व्याख्या की गई है। तो इस तरह से ये दो उनके ग्रंथ हो गए। एक उनका और ग्रंथ प्रसन्नपदा। तो प्रसन्नपदा में चंद्र कीर्ति ने माध्यमिक कारिका पर टीका की है। अब ये टीका करते हुए हम इस बात को जरूर समझें कि जितना हम दार्शनिकों के परिचय को देख रहे हैं, हमारे ध्यान में एक बात जरूर आती है कि इनकी टीकाएं जो है, ये टीकाएं भी अपने आप में एक ग्रंथ है और वे भी बौद्ध दर्शन का हिस्सा है। ये टीकाएं पिछला जो कुछ अनुभव है, उस अनुभव को नए सिरे से व्याख्यायित करती है, परिभाषित करती है, और इसलिए इनका भी एक बड़ा विशेष महत्व है। इसमें समझने योग्य बात यह भी है कि यदि किसी को कोई बात नहीं पटती हो, वो कोई उस बात से सहमत ना हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसका विरोध करने लगे। ऐसा नहीं है। यहाँ असहमति को भी उतना ही स्थान दिया गया है बौद्ध दर्शन में, जितना स्थान हर एक आचार्य के अपने दार्शनिक चिंतन का है। अब देखिएगा, शून्यवादी दृष्टि से अगर चंद्रकीर्ति के अनुसार स्वलक्षण सत्ता के विषय में सोचा जाए तो वे कहते हैं कि वो व्यवहार में भी नहीं है। स्वलक्षण संस्था ये व्यवहार में भी नहीं है, ये चंद्रकीर्ति का मानना है, और यही नागार्जुन का भी कहना है। लेकिन भाव विवेक ने, आचार्य भाव विवेक की बात एक पिछली कड़ी में है, आप चाहे तो उसे समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो भाव विवेक ने परमार्थता शून्यता मानते हुए व्यवहार में स्वलक्षण सत्ता मानकर नागार्जुन के अर्थ के विपरीत आचरण किया, और प्रासंगिक मत के आचार्य चंद्रकीर्ति ने माध्यमिकावतार नामक ग्रंथ में विज्ञानवादियों के आलय विज्ञान तथा ईश्वरवादियों के ईश्वर में केवल इतना ही अंतर है कि विज्ञानवादी आलय विज्ञान को अनित्य मानते हैं और ईश्वरवादी ईश्वर को नित्य मानते हैं। इस प्रकार प्रासंगिक माध्यमिक मत आलय विज्ञान का खंडन करता है कि आलय विज्ञान एक अनित्य विज्ञान है, परंतु कुछ लोग इसे नित्य मानते हैं। तथागत की मूल शिक्षा की ओर आते हैं, तो मूल शिक्षा तथागत की यही है, और आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तब भी हमें यही समझ में आता है कि यहाँ नित्य ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ सब कुछ अनित्य है, हमेशा के लिए टिकने वाला कुछ भी नहीं। हर पल चीजें बदलती जा रही है और बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। तो आलय विज्ञान एक अनित्य विज्ञान है। इस मत का नागार्जुन ने समर्थन किया, इस मत का आचार्य चंद्रकीर्ति ने समर्थन किया। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि ये भी नित्य है, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो देखिए, आचार्य चंद्रकीर्ति प्रसंग वाक्यों का प्रयोजन प्रतिवादी को अनुमान विरोधार्थ दिखलाना मात्र मानते हैं। अनुमान विरोधार्थ दिखलाना, बस इतना ही उसका प्रयोजन है। प्रतिवादी जब अपने मत में अंतःविरोध देखता है तो उसे स्वयं उससे दूर हो जाता है। यदि विरोध दिखलाने पर भी सिद्धांत से परे नहीं जाता तो स्वतंत्र हेतु के प्रयोग से भी उसे दूर नहीं किया जा सकता है। आचार्य चंद्रकीर्ति बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि शून्यवाद की कोई स्वतंत्र प्रतिज्ञा नहीं है। आचार्य चंद्रकीर्ति कहते हैं कि भाई शून्यवाद की कोई स्वतंत्र प्रतिज्ञा नहीं है, शून्यवाद में तर्क के लिए कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं, क्योंकि शून्यवाद बुद्धि की समस्त कल्पनाओं से परे है। हमारे लिए तर्क की सत्ता केवल व्यावहारिक है, हम कोई स्वतंत्र प्रमाण की पुष्टि नहीं करते, अतः स्वतंत्र अनुमान का प्रयोग ही व्यर्थ है, और इसलिए वे स्वसत्ता को नकार देते हैं। अब न्याय दर्शन को अगर देखा जाए तो न्याय दर्शन के अनुसार क्या होता है कि पक्ष प्रतिपक्ष यानी कि दृष्टांतवादी जो होते हैं एवं प्रतिवादी जो उभय प्रसिद्ध होते हैं, तो अनुमान का प्रयोग उचित माना जाता है। लेकिन चंद्रकीर्ति ये आवश्यक नहीं मानते हैं। उनका मत है कि उभय प्रसिद्ध स्वतंत्र हेतु मानने पर निर्भर है, स्वतंत्र हेतु स्वलक्षण सत्ता मानने पर निर्भर है,
और स्वलक्षण सत्ता मानना ही शून्यता का सही अर्थ नहीं है। तो भाव विवेक ने स्वलक्षण सत्ता को मानकर नागार्जुन के दर्शन को दूषित किया, यह मानना है आचार्य चंद्रकीर्ति का। और चंद्रकीर्ति के अनुसार शून्यता के सही बोध के लिए केवल प्रसंग का प्रयोग ही पर्याप्त है और उसी से प्रतिवादी की प्रतिज्ञा का निषेध हो जाता है, यानी प्रतिवादी की सिद्धांत का उसका निषेध हो जाता है। तो विद्वानों की दृष्टि से आचार्य नागार्जुन के दर्शन को समझने के लिए चंद्रकीर्ति का प्रासंगिक मत ही श्रेष्ठ रूप से उपयोगी है। चंद्रकीर्ति का प्रासंगिक मत ही श्रेष्ठ रूप से उपयोगी है यदि नागार्जुन के दर्शन को समझना है तो। अब इसी से शून्यता के यथार्थ रूप को प्रस्तुत किया जा सकता है। चंद्रकीर्ति ने शून्य का अर्थ 3 प्रकार से बतलाया है। एक तो वे कहते हैं कि संसार शून्यता अर्थात समस्त जागतिक पदार्थ शून्य है। यद्यपि राग द्वेष मोह के वश से संसार की प्रतीति होती है तथापि इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। यदि राग है, द्वेष है, मोह है, वश है तो इसके कारण संसार की प्रतीति होती है। अगर ये नहीं है तो फिर इसकी वास्तविक सत्ता तो कुछ है ही नहीं। परमार्थ शून्यता न केवल सापेक्षताग्रस्त लौकिक पदार्थ असिद्धि है अपितु परमार्थ सत्य भी कुछ नहीं। और वे तीसरी बात कहते हैं बाह्य प्रतीतियां आंतरिक स्वरूप रहित है, अर्थात शून्यता का अर्थ है निस्वभावत्वम। माध्यमिक दर्शन में शून्यता का यही अर्थ परिग्रहित है और प्रतीत्यमान वस्तुएं निस्वभाव है। तो ऐसे 3 प्रकार वे शून्य का अर्थ समझाते हुए बताते हैं। अभी इस बात में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगली कड़ी का, क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे और आचार्य चंद्रकीर्ति की इसी समझ के साथ, दार्शनिक चिंतन के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।